हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार यानी कि अरुण राज तलवार आज फिर अपनी एक कहानी के साथ इस चैनल पे प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। यदि नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। मैं पहले सेना में था, पर्सनल असिस्टेंट। हमारी पोस्टिंग 3 साल बाद या 2 साल बाद एक जगह से दूसरी जगह होती रहती थी। 3 साल तक तो हम पीस एरिया में रहते थे, बड़े बड़े राज्यों में जो कि बॉर्डर से दूर हैं, पीस एरिया कहलाते हैं। दूसरे एरिया होते हैं फील्ड एरिया, जो कि बॉर्डर पे होते हैं और वहाँ पे जहाँ पे कि दुश्मन हमारी सीमाओं के साथ लगता हुआ पोस्टों पे हाजिर रहता है, वहाँ हमारी सेना को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। बहुत टफ सर्विस होती है और कई बार तो अपनी ही शादी अटेंड करने के लिए फौजी को छुट्टी के लिए रोना पड़ता है, लेकिन छुट्टी कई बार नहीं मिल पाती। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं पर्सनल असिस्टेंट था। तो मेरी बात जो थी उसको लिहाज के साथ सुना देखा जाता था। तो एक बार एक ऐसे हेडक्वार्टर में मेरी पोस्टिंग हुई जो कि देश के घने जंगलों के बीच, जहाँ की सिविल जनता बहुत कम थी, गांव थे दूर दूर, शहर थे दूर, वहाँ पे कोई हवाई अड्डा कोई बस अड्डा नहीं था। मैं जब वहाँ के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पे रात को उतरा तो मैंने पता किया, हमारे मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होते हैं रेलवे स्टेशन पे, जो कि फौजियों को अड़चने दूर करने के लिए सहायता करते हैं। वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि आप एक्सचेंज से अपने हेडक्वार्टर का नाम लिख के बताइए तो वो आपको बात करा देंगे। मैंने वहाँ बात की कि मेरे को ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन पे आने के बाद कोई गाड़ी नहीं मिल रही, तो मैं कैसे आऊँ। थोड़ी देर बाद वहाँ के ट्रांजिट कैंप से एक गाड़ी आई और मैं ट्रांजिट कैंप पहुँच गया। ट्रांजिट कैंप से हम लोग जब बस में बैठे, जिसमें कि कई फौजी छुट्टी से वापस आ रहे थे, कई नई पोस्टिंग आए थे, तो जब मैंने उनको बताया कि मैं वहाँ जनरल साहब का पीए पोस्टिंग जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक सुविधाजनक सीट दी और हम चल पड़े। रास्ते में खाते पीते ढाबों पे रुकते, बस आगे बढ़ती रही। लेकिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए, जो कि बड़े दूभर थे, और मुझे पहली बार ऐसे एरिया में आने का मौका मिला था, तो अभी अभी वहाँ की बर्फ़ पिघली थी। तो सड़क के किनारे मुझे कुछ ना कुछ बर्फ़ के ऐसे टुकड़े जो कि अभी पिघले नहीं थे दिखते थे, तो मैं बड़ा खुश होता था।
हमारी गाड़ी जब बस मोड़ पे पहुंचती थी तो ड्राइवर उसको बहुत हल्की स्पीड पे आगे बढ़ाता था। हमें लगता था कि बस जो है नीचे खाई की में ना चली जाए, इतने तीखे मोड़। अब सिविल जनता को क्या पता कि फौजियों को क्या मुसीबत होती है। वो तो सोचते हैं फौजियों को सब कुछ फ्री दे रही है गवर्नमेंट, मेडिकल हो, राशन हो, क्वार्टर हो, बिजली पानी हो, रेल के रिजर्वेशन, टिकटें सब फ्री, वारंट कैद और सब मिले, तो और क्या चाहिए। लेकिन फौज क्या है, फौज एक देश के लिए बलि का बकरा है। कम से कम बलि के लिए एक दिन तो मुकर्रर होता है, लेकिन फौज के लिए ऐसा नहीं है। कब युद्ध छिड़ जाए, कब कहीं बात बिगड़ जाए, कब बड़े बड़े नेताओं में ठन जाए, वे क्रुद्ध हो जाए और उसका खामियाजा फिर फौज को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमने जब लाए की ट्रेनिंग की थी तो हमें बड़ा एडवेंचर सा लगता था। हम जंगल में झाड़ियों के बीच मेंढक जैसे कूदते हुए आगे बढ़ते थे, जमीन पर लेटकर घुटने रगड़ रगड़ कर कोहनियों के बल आगे बढ़ते थे। हमारे हाथ में राइफल होती थी, सिर पे हेलमेट, बड़ा सा बैग, पिट्ठू जिसे कहते हैं हम लोग, पीठ पे होता था। बेल्ट के साथ हैबर से बंधे होते थे जिसमें गोलियों के मैगजीन वाला बंदूक की होती थी। बड़े बड़े भारी बूट जिसमें तेना तेना कील, जिनको कि लेके हमने ट्रेनिंग की थी, पैर उठाए नहीं जाते थे, लेकिन अब वो हल्के लगते थे। तब जाके एक आदमी देश के लिए फौजी बनता है और उसके लिए उसे इतने कमांडो, पैरा ट्रूपिंग कोर्स और ना जाने कैसे कैसे गुजरना पड़ता है। मोंकी रोप पे रस्सी में पैर लपेट कर, टांगे लपेट कर, दोनों हाथों से उस रस्सी को या तार को पकड़े हुए उल्टा लटक कर हमें बंदर की तरह जाना पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे कूदने पड़ते हैं, तब जाके फौजी बनते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग होती है उसको निभाने का मौका सिर्फ बॉर्डर एरिया पे मिलता है। वहाँ पे जहाँ की दुश्मन बहुत काइयाँ हो, गद्दार हो, खुद ही देश से अलग होके अपने लिए अलग देश बनाया हो, और भारत को वो दुश्मन ऐसे नफरत से देखता हो जैसे भारत ने उनको अलग किया हो। ठीक है, एक नेता था जिसके स्वार्थ भरे विचार कि देश को कैसे नुकसान पहुंचा दूं, उसने अंग्रेज़ों के बहकावे में आके अलग देश बनवा लिया और जी का जंजाल बन गया। खैर, करते करते बस जो है घूमते फिरते, ऊपर चढ़ते रुकते, रास्ते में हमें बाथरूम के लिए भी
जंगल के बीच मौका मिलता था तो वहाँ सांप भी आसपास सरकते हुए दिखते थे। रात को 11:15 बजे बस उस जगह पहुंची जहाँ के लिए मैं चला था। एक एक करके रास्ते में यूनिटों के पास, पोस्टों के पास, अलग अलग जगह पे अपना अपना सामान लेके जो फौजी छुट्टी से आए थे या नए आए थे उतरते रहे। मैं भी जब अपने हेडक्वार्टर के गेट पे उतरा तो गेट बंद था। संतरी ने कहा, थम, कौन आता है, पहचान के लिए आगे बढ़। तब मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया तो संतरी ने एकदम चिल्ला के कहा, गार्ड होशियार, गार्ड होशियार, गार्ड होशियार। हमारा वो गेट जो कि बिल्कुल सूना था और 2 संतरी दरवाजे पे राइफल कंधे पे लटकाए खड़े थे, अचानक ही हमारे सतर्क फौजियों से भर गया। लोग अपने अपने हथियार लेके चारों तरफ भागे और फिर आड़ लेकर छुप गए। तब संतरी ने मेरे लिए गेट खोला और उसके बाद 3-4 लोग मेरा सूटकेस, बिस्तर बंद, किट बैग वगैरह लेके एक तरफ चल दिए, मैं भी पीछे चल दिया। वहाँ मैं गया तो वहाँ के इंचार्ज ने आके मुझे राम राम कहा। कहने लगा, सर आपका रूम जो है उसमें सफ़ेदी हो रही है, पेंट होना बाकी है, साफ़ सफाई कल हो जाएगी। आज आपको एक बैरक में यदि बेड लगाना पड़े तो आपको कोई ऐतराज़ होगा? अरे मैंने कहा, पागल, एक फौजी आदमी ये नहीं सोचता कि कितनी सुविधाएं उसके अधिकार में हैं। वो तो ये सोचता है कि अपनी ड्यूटी कैसे ना कैसे निभाई जाए। उसी टाइम बैरक के अंदर हलचल हुई। एक कोने वाला बेड मैंने अपने लिए पसंद किया। वो एक तख्तपोश था, उस पर मेरा बेड होल्डर खोल के मेरा बिस्तर लगाया गया और मेरे को उन्होंने कहा, सर आप मैस में खाना खाएंगे तो मैस खुलवा देते हैं, मैस बॉय मैस के बरांडे में ही सोता है। मैं कहा ठीक है। मैं गया, मैंने खाना खाया और बहुत दिनों के बाद मैंने फील्ड एरिया में जो खाना खाया वो इतना अच्छा लगा, इतना टेस्टी था। मुझे ये नहीं लगा कि ये खाना हमें फ्री दिया जाता है, ये हमारा राशन है। मुझे लगा कि अपने घर बार को छोड़कर, परिवार के सदस्यों को छोड़ के जब हम लोग बॉर्डर एरिया पे ड्यूटी करते हैं तो देश के जीडीपी से कितना बड़ा भाग हमारे लिए सरकार द्वारा खर्च किया जाता है। ये बहुत पहले की बात है और उस टाइम कोई आतंकवाद नहीं था, लेकिन बॉर्डर पे फायरिंग आए दिन चलती थी और हमारे लोग ऑब्जर्वर बन के पेड़ों पे चढ़ के दूरबीन से देखते थे
और नोट करते थे कितने खच्चरों पे सामान गया, कितनी गाड़ियाँ आई, कितनी गई, क्या हाल चाल है। और इसमें हमें शक नहीं होता था कि हम पे भी नज़र रखी जाती होगी। हम लोगों की मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती थी, खुलेआम हम घूम नहीं पाते थे, क्योंकि ना जाने किस विचार का कोई फौजी दुश्मन देश का हमें देख के चिढ़ जाए और गोली चला दे। मैं उसमें जब बैरक में रहा तो बैरक में जो ड्राइवर और जनरल ड्यूटी फौजी थे हमारे, वो रात भर कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई ड्यूटी से उतर के आ रहा है, कोई रात को छुट्टी से वापस आ रहा है, कोई रात की गाड़ी से छुट्टी के लिए जाने को तैयार है। यही चलता रहता था। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि मेरे साथ जो दूसरे लोग उस बैरक में पहले से रह रहे थे वो कुछ दूरी बनाए रखते थे, लेकिन मेरे स्वभाव को देखकर वो अब मेरे से कम झिझकते थे और उनको आपस में हाथापाई करते हुए, खेलते हुए मैं देखता था। जब कोई आके चिट्ठियों का ढेर लेके लोगों के नाम पुकारता था तो अपनी चिट्ठियाँ पाने के लिए फौजी ऐसे लपकते थे जैसे करवा चौथ पे हमारे घरों की महिलाएं चांद देखने के लिए उतावली रहती हैं। तभी ऑफिस आते जाते मैं कई बार किसी जीप या जोंगे से जब कहीं आता जाता था तो ज़्यादातर मैं एक केरला के रहने वाले जॉर्ज नाम के एक नायक, जो कि पतला लंबा सा था और उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी जो कि गालों पे जाके घूमी हुई थी, देखने से वो बड़ा रोबीला लगता था। उसने मुझे कहा, सर यदि आप मैस ना जाना चाहो तो मैं आपके लिए खाना वाला मैस से ला के आपके बेड पे दूंगा। वह मेरे से काफ़ी हिल में गया था और मेरे को कहता था, सर आपने अपने विचार जो है बहुत अच्छे रखे हुए हैं। आपने कुछ लोगों को जो कि छुट्टी जाने को तरस रहे थे छुट्टी भिजवाया, क्योंकि आप जनरल साहब के पीए हैं तो दूसरे ऑफिसर भी आपका जो है मान रख लेते हैं। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, अगर मेरे पास कोई पावर है तो मैं उसका कभी मिसयूज़ नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को उन विचारों पे चलाया जो मुझे फौज में जाते टाइम मेरे पिताजी ने कहे थे। वो कहने लगा, सर क्या कहा था उन्होंने? मैंने कहा, उन्होंने कहा था तुम्हारी पीए बनने के बाद एक अदृश्य पावर रहेगी, तुम जिस तरफ देखोगे वहाँ के लोग
एकदम सावधान खड़े हो जाएंगे। तुम जिसका नाम पुकारोगे वो दहशत के मारे दौड़ के आएगा और तुम्हें यस सर कहेगा। तुम्हें दूसरे ऑफिसर भी अपने रोब में नहीं रखेंगे, तुम्हारी बातों का लिहाज करेंगे। यदि तुम कोई बात झूठ कह भी दो कि फलाने फलाने को कानपुर भेजना है साहब के जूते लाने, तो कोई साहब के पास जाके पूछेगा नहीं, सिर्फ वो उस आदमी को कानपुर जाने के लिए रेलवे पास वाला वारंट वाला बनाएगा, उसके LRC लास्ट राशन सर्टिफिकेट बनेगा, उसका मूवमेंट ऑर्डर बनेगा, अटैच किया जाएगा उसको कानपुर की किसी यूनिट से। लेकिन बेटा अपनी पावर से कभी घमंड में ना आना, कभी उसका मिसयूज नहीं करना, कभी किसी की चुगली नहीं करना। वो कहने लगा सर ये तो बहुत अच्छी बात है आपको बताई गई थी आपके पिताजी द्वारा। मैंने कहा सही बात है। कहता सर मेरी भी सगाई होनी है और आप देख लेना मेरी छुट्टी करवा देना, मुझे छुट्टी दिलवा देना सर। अरे मैंने कहा यार छुट्टी भी दिलाऊंगा, तुम्हारी शादी पे भी छुट्टी दिलाऊंगा, और बताओ अगर तुम अपनी मैडम को यहाँ लाना चाहो तो मैं उसके लिए भी तुम्हारे लिए एक टेंट बनवा दूँ लगवा दूँगा। तो हंस पड़ा। धीरे धीरे वो खुल गया। लेकिन एक बात थी, वो शराबी किस्म का बंदा था। आए दिन मुझे कहता था सर एक एक पैग रम का आज ऑर्डर निकलवा दो। तो मैं जाके ऑफिस में बताता था और उसी टाइम सर्टिफिकेट सैकड़ों स्टाइल होते थे, सिग्नेचर होते थे, और सारे यूनिट्स को जो हमारे कमांड में आती थी, उस दिन राम की पार्टी होती थी, सब फौजियों को एक एक पैग फ्री दिया जाता था। मैं उसे कैंटीन से रम की बोतलें भी दिला देता था। दूसरे फौजी भी मेरे को कहते थे सर आज हो जाए कुछ, तो मैं एक चिट पे लिखता था प्लीज़ इशू so and so bottles of rum on cash payment to the bearer of this kit। ऊपर लिखता था OIC CSD कैंटीन। लेकिन मेरे संपर्क में आने के बाद कई लोगों ने मुझे बताया कि जॉर्ज की पीने की आदत हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि वो कई बार एक छोटी बॉटल डिटोल की खाली करके साफ करके रम की भर के ले जाता है और ड्यूटी पे भी घूंट मारता है। धीरे धीरे ये बात मेरे भी समझ में आने लगी। कई बार सुबह 4:30-5 बजे जॉर्ज एक लेडीज टाइप के अंडरवियर में नंगे बदन मेरे पास आ जाता था, तो उसकी आंखें सरूर से भरी रहती थी और वो बैकी बैकी बातें करता था। मेरे को कहता है सर आपने अपने को चुस्त दुरुस्त फिट रखना है तो मेरी तरह एक्सरसाइज किया करो। ये देखो अब वो डोले निकाल के, जो कि डोले होते नहीं थे, मुझे कहता था देखो मेरी फिटनेस, मेरे देखो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसे रहना चाहिए।
नहाने से पहले, नहाने के बाद सरसों के तेल की मालिश करता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ। कई बार मेरी जिद पकड़ लेता था कि सर सारे पीटी पे चले गए, लेकिन मैं आपको यहीं पीटी करा देता हूँ। मेरे को कहता था एक जगह खड़े होके कदम ताल करो, एक जगह दौड़ के चलेगा, दौड़ के चल, वो मुझे कहता था। कई बार मुझे लगता था कि इतनी टेंशन भरी हमारी नौकरी है, और ऐसे मौके मैंने पहले कभी देखे नहीं थे, तो मैं भी जॉर्ज के साथ लग जाता था। उसके कहने से मैं उछलता कूदता, फ्रंट रोल करता, बैक रोल करता, क्रॉलिंग करता, वो बड़ा खुश होता था। एक दिन रात को मेरे पास आया, कहने लगा सर मेरे को एक बात आपसे बतानी है। मैंने कहा हाँ। कहता सर आप रात को बाथरूम वगैरह के लिए बाहर जाते हो, मेरे को उठा दिया करो या किसी को ले जाया करो। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? कहता सर यहाँ एक आत्मा घूमती है, उसको हम पठानी का भूत कहते हैं। पठानी एक लड़की थी जिसको कि कोई फौजी भगा लाया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने उसकी परवाह नहीं की, ना उसे छोड़ने वापस गया। तो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी रूह भटकती है यहाँ पे सर, हमारी बैरक के भी अंदर आती है। कई बार आपने देखा होगा हमारे जो ये पट्टियों का फर्श है, इसके रात को चरमराने की आवाज़ आएगी, दरवाज़ा चू की आवाज़ के साथ खुलेगा, ज़ोर से बंद होगा। कई बार बाहर हंसने की आवाज़ आएगी। आए दिन मुझे ये कहानी सुनाता था। एक दिन बहुत देर तक मुझे इसी बारे में बताता रहा। फिर मेरे को कहने लगा इस बैरक में सभी रात को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेरे सिवा और कोई ऐसा धाकड़ नहीं है जो उससे ना डरे। सर आप चाहो तो मैं अपना बेड आपके बेड के पास लगा लूं, या आप मेरे बेड के पास आ जाइए। यदि रात को कुछ हुआ तो मैं सब संभाल लूँगा। मैंने कहा यार तुम सो जाओ जाके, तुम इतनी पियोगे तो मैं आगे से तुम्हें रम दिलाऊंगा नहीं। ज़बरदस्ती फिर दूसरे फौजियों ने अपने बेड से उठ के जॉर्ज को खींच के उसके बिस्तर पे लिटाया, उसका स्लीपिंग बैग खोला और उसे स्लीपिंग बैग के अंदर घुसा दिया। मैं भी अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया और मुंह पे मैंने एक शाल तय करके लगा रखी थी ताकि ठंड से बच सकूं। अचानक बहुत जोर से धड़ाम की आवाज़ आई। हम सब उठ बैठे। बैरक में अंधेरा था क्योंकि रात को लाइट दुश्मन को दिखनी नहीं चाहिए और अंधेरा रहता था। उसी टाइम किसी ने कोने वाला बल्ब जला दिया, तो हमने देखा जॉर्ज के ऊपर उसका तख्तपोश उल्टा पड़ा हुआ था और जॉर्ज उसके नीचे
माथे से खून निकलता हुआ बेहोश पड़ा था। हम सब डर गए। अरे ओ, पठानी ने आज उसकी गालियों का बदला ले लिया। हम लोगों में चर्चा होती रही, लेकिन रात भर हम सो नहीं सके। सुबह उठ के मैंने बैरक के इंचार्ज को कहा, श्रवण कुमार, मेरा कमरा यार जल्दी तैयार करो आज तक, और मुझे यहाँ से शिफ्ट करो, मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। और मैं अपने कमरे में चले गया। जॉर्ज को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वहाँ से वो एम्बुलेंस द्वारा एक पास के हमारे मिलिट्री ऑफिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसका इलाज चलता रहा। लेकिन जब वो ठीक होके वापस आया तो हमने देखा कि वो लंगड़ा के चल रहा है। तब उसका मेडिकल बोर्ड बैठा और उसे अनफिट फॉर आर्मी सर्विस, हैंस ही तो कैटेगरी सी में डाल के उसको फोर्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली कहानियाँ ज़रूर सुनेंगे। थैंक्स।